का उत्पादन और संचरण। जब हम वस्तुओं का कंपन करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का तीव्रता से बार बार इधर उधर गति करना। आइए अब कुछ उदाहरणें देखें कि जिनमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। मनुष्य आवाज की ध्वनि उनके वाक तंतुओं में कंपन होने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो आप ध्वनि सुनते हैं। वाद्य यंत्र विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कई वाद्य यंत्रों को किसी वस्तु के साथ बजाना पड़ता है। यद्यपि कुछ यंत्रों की सतह को छोड़ना पड़ता है ताकि उसमें कोई हिलजुल उत्पन्न हो सके। बच्चों, ध्वनि का संचरण माध्यम द्वारा होता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले के पास किसी माध्यम द्वारा पहुंचती है। मान लीजिए कि यहाँ ध्वनि का स्रोत स्पीकर की आवाज है। माध्यम जिस द्वारा ध्वनि पहुंचती है वह वायु है और ध्वनि सुनने के लिए कान है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर माध्यम के कणों में भी कंपन उत्पन्न कर देती है। सबसे पहले कंपन कर रही वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये कण अपने समीप कणों पर बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। माध्यम में कणों का गति करना ध्वनि तरंगों की पहचान है और इसलिए इन्हें यांत्रिक तरंगें कहते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न या दाब कहते हैं। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। इस चित्र में ध्यान से देखें। ट्यूनिंग फोर्क वायु के माध्यम में संपीड़न और विरलन उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। सी क्षेत्र संपीड़न और आर क्षेत्र विरलन को दर्शा रहा है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कांच का गिलास लीजिए, उसमें एक विद्युत घंटी रखिए जिसकी स्विच आपके हाथ में हो। गिलास को वैक्यूम पंप के साथ जोड़ें। अब घंटी की स्विच ऑन करें और देखें कि क्या आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब वैक्यूम पंप को चला दें और घंटी को भी ऑन कर दें। आप क्या देखते हैं कि घंटी की आवाज़ धीमी हो रही है और कुछ समय बाद घंटी की आवाज़ सुनाई देना बंद कर देती है। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? वैक्यूम पंप ने गिलास में से सारी वायु खींचकर निर्वात बना दिया और वायु के ना होने के कारण घंटी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। बच्चों, इससे यह पता चलता है कि ध्वनि के संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य अथवा लॉन्गिट्यूडिनल तरंगें हैं, अर्थात तरंगें जिनमें माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे ढोलन करते हैं। कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। यह तरंगें तीनों माध्यम ठोस, द्रवों और गैसों में बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सितार की तारें छेड़ते हैं तो वायु में बनने वाली तरंगें अनुदैर्घ्य बनती हैं। एक अन्य तरंग भी है जिसे अनुप्रस्थ अथवा ट्रांसवर्स तरंग कहते हैं।
ट्रांसवर्स तरंग वह है जिसमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ध्वनि तरंग का विवरण निम्नलिखित अभिलक्षण के आधार पर कर सकते हैं। आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी, आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड, वेग अर्थात स्पीड। तरंग ग्राफ। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया जाता है। घाटी विरलन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इन्हें वक्र के निम्न भाग से दिखाया गया है। शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी अक्षर से निरूपित करते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकंड है। आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी। एकांक समय में इन ढोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल तथा आवृत्ति के संबंध। V बराबर 1/T। तारत्व अर्थात पिच। किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। जिस ध्वनि का तारत्व कम होगा, उसकी आवृत्ति भी कम होगी। तरंग का आयाम। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए से निरूपित किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता का अनुमान इसके आयाम से ज्ञात किया जाता है। धीमी ध्वनि का आयाम कम होता है क्योंकि इसमें बल कम लगता है। तेज ध्वनि का आयाम अधिक होता है क्योंकि इसमें बल अधिक लगता है। गुणता अर्थात टिम्बर। यह ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। वह ध्वनि जो मन को अधिक अच्छी लगे, उसको अधिक गुणता वाली ध्वनि कहते हैं। टोन, स्वर और शोर। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। शोर वह ध्वनि जो कर्णप्रिय ना हो। तरंग वेग। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। वेग बराबर दूरी बटा समय, जिसे हम v बराबर लैम्डा बटा t से दर्शाते हैं, जहाँ पे लैम्डा जो है वो तरंग दैर्घ्य दर्शाता है, t जो है वो तरंग का आवर्तकाल है। v जमा लैम्डा। वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति।